प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत करती हूं मैं पूजा शर्मा, जो कि आपको पढ़ाती हूं अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। इंग्लिश में आते हैं तुम्हारे अनसीन पैसेज, राइट। और अनसीन पैसेज की जब हम बात करते हैं तो वो होते हैं ऐसे प्रश्न जो कि तुम्हारे ऊपर लुटाए जाते हैं, लेकिन हमें लगता है डर कि उन्हें अटेम्प्ट कैसे करें। मैम अनसीन पैसेज आ जाता है, लेकिन उनके उत्तर निकालने में, उनके आंसर्स लिखने में हमें नानी याद आ जाती है। तो अभी नानी को याद नहीं करना, अभी याद करना है आपको मुझे, पूजा मैम को याद कर लो। आज की क्लास में इसे लाइव दिखा रहे हैं आपको। आज की क्लास में मैं बताऊंगी कि कैसे अनसीन पैसेज सॉल्व करने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती है, बस उन्हें फॉलो कर लो, तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटेगा बच्चा। एक बात मैं यहां पे जरूर से कहना चाहूंगी तुम्हें कि तुम्हें सभी को एक बार दिल पे हाथ रख के, जैसे मैं हमेशा बोलती हूं कि मेरा हर बच्चा अब इंग्लिश से नहीं डरेगा, अब मेरा हर बच्चा इंग्लिश में फुल मार्क्स लेकर के आएगा। तो अगर तुम्हारे अंदर भी वो जुनून है, वो जज्बा है, एक बार कमेंट सेक्शन में सभी जने बोल देंगे कि यस मैम, अब आपका हर बच्चा इंग्लिश में फुल मार्क्स लेकर के आएगा। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा संघर्ष कर रही हूं, स्ट्रगल कर रही हूं तुम्हारे लिए कि कैसे भी करके तुम्हें अच्छे नंबर्स मिल जाए। तुम्हारा जो इंग्लिश का डर है, वो भूत है, उसे उड़ा दिया जाए। और इसी के सिलसिले में मैं आज तुम्हारे लिए आई हूं क्या, अनसीन पैसेज। देखो, जब हम अनसीन पैसेज की बात करते हैं तो बच्चों आज मैं तुम्हें बता रही हूं क्या, टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूं। यानी कि मैंने एनालाइज कर लिया है पूरा कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं। तो पहले देखते हैं हम अनसीन पैसेज बता आते कितने, है ना। तो आपको देखने को मिलेगा कि दो तरीके के अनसीन पैसेज आते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के अनसीन पैसेज आते हैं। अनसीन पैसेज को मैडम हिंदी में क्या कहते हैं? तो देखो, हिंदी में बता दूंगी सारी चीजें। बेटा एक बात मैं फिर से ध्यान से गौर से सुन लो, बोल रही हूं मैं बता दूंगी तुम्हें, सारी चीजें बता दूंगी हिंदी में, लेकिन वहां तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में अ तक हिंदी में नहीं लिख के आएगा। वहां तुम्हें हिंदी में कुछ भी नहीं लिख के आएगा। मैं तो अपनी भाषा बदल करके तुम्हें बता सकती हूँ कि ये देखो बेटा, इंग्लिश में से ये कहते हैं, हिंदी में ये कहते हैं, लेकिन तुम्हें याद इंग्लिश में करना होगा। और मुझे वादा करो कि इंग्लिश में तुम्हें डरोगे नहीं और तुम पूरा अपना जितनी हिम्मत है, जितनी मेहनत है वो कर सकते हो, वो करके दिखाओगे। हम बाकी सब्जेक्ट्स में भी कर रहे हैं, हम इंग्लिश में भी करेंगे। हमारे इंग्लिश में नंबर कम नहीं आएंगे, क्योंकि इंग्लिश में नंबर कम आ गए बच्चा तो बाकी के भी परसेंटेज डाउन हो जाएंगे। वो मैं कतई नहीं चाहती हूं। तो इसीलिए मैं जितना ईजी हो सकता है तुम्हारे लिए इंग्लिश आज तक बनाई हूं, बनाऊंगी। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ में खड़ी हूं। तो जब अनसीन पैसेज की बात करते हैं बेटा, किसकी? अनसीन पैसेज, जिसे तुम क्या कहते हो? अपठित गद्यांश कहते हो। तो ये दो तरीके के अपठित गद्यांश आते हैं। पहले समझो तो सही, जब तुम पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कितने तरीके के आते हैं। मैम कितने नंबर के आते हैं? नहीं देखा है? मैं हूं तुम्हारे पास में, मैं तुम्हें बता रही हूं बेटा। तुम्हारे लिए मैंने दिन रात एक करके हर एक प्रश्न पत्र का निचोड़ निकाल लिया है और वो निचोड़ तुम्हारे लिए दूंगी। ये जो अनसीन पैसेज है ना, वो अनसीन पैसेज एग्जामिनर खुद कहता है कि मैं नंबर लुटाने को तैयार हूं, बच्चा आओ और नंबर ले जाओ। तो यहाँ पे दो तरीके के अनसीन पैसेज आते हैं। एक आता है जिसमें तुम्हारे सिर्फ 3 नंबर का होता है, वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, तुम्हारे एमसीक्यूज होते हैं। यानी कि प्रश्न कौन से होते हैं? बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं। कितने नंबर का आएगा बेटा? 3 नंबर का आएगा। मेरे से ज्यादा तुम्हें इस तरीके से डिटेल में कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं बताएगा। दूसरा आता है अनसीन पैसेज तुम्हारे पास में, जिसमें आते हैं तुम्हें जहां पे लाइंस में आंसर लिखने होते हैं, डिटेल में आंसर लिखने होते हैं। तो तुम्हें यहां पे क्या पूछे जाते हैं? डिटेल वाले। यानी कि तुम्हें क्या करना है, थोड़ा सा विवरण देते हुए उत्तर लिखना होता है। ये कितने नंबर का आएगा? मैडम जी 7 नंबर का आएगा। क्या सुना बच्चा? 7 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का आएगा। यानी टोटल अनसीन पैसेज की अगर हम बात करें, पूरे बुक में से, पूरे तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में से 10 नंबर का आता है, 10 मार्क्स का आ जाता है तुम्हारा अनसीन पैसेज। तो मैम अब आप बस अब बता दो कैसे करना है, हमको बता दो, हमें पता चल गया। तो देखो बेटा जी, पहले थोड़ा सा धैर्य रखो। जल्दबाजी ही सब चीज लेकर के डूबती है, जल्दबाजी मत करो। समझ में आ गया पहले कि अनसीन पैसेज आएगा। ये वाला जो अनसीन पैसेज आएगा वो तुम्हारे आता है पार्ट ए में। ये वाला अनसीन पैसेज किस में आता है? पार्ट ए में, जो तुम्हारा 20 नंबर का होता है। उसमें से 20 नंबर में से 3 नंबर तुम्हारे यहाँ पे। और जो दूसरा अनसीन पैसेज आता है वो तुम्हारे किस में आता है बेटा? पार्ट बी में आता है। मेरा बच्चा ध्यान से सुन ले, हर एक डिटेल बताऊंगा मैं तुम्हें बताऊंगी यहाँ पे कि कैसे छपेगा तुम्हारा प्रश्न पत्र, कौन से प्रश्न कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, वो सब चीजें बताऊंगी। तुम्हें एंड तक बने रहना
करना है और अभी तक तुमने लाइक और शेयर नहीं करा ना बेटा, मेरी इस मेहनत के कारण ही तुम्हें लाइक और शेयर करना है, क्योंकि ये मेहनत जो है वो वहां तुम्हारे आंसर्स में मेहनत रंग लाएगी और ये हम दोनों की मेहनत मिलकर के तुम्हारा नंबर लाएगी। और नंबर आएंगे ना तभी हम शान और शौकत से कहते हैं कि इंग्लिश से नहीं डरते हैं हम। इंग्लिश को भी हमने क्या कर दिया, हलवा बना दिया है, चमक गया है अब हमारे दिमाग में। ठीक है, तो अभी हमने क्या कर लिया, इसे अनसीन पैसेज को, अभी देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां तक में भाग जाएंगे, कुछ बच्चे यहीं तक भाग जाएंगे कि क्या है ये आएगा, ये आएगा, चलो 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 चलो, नहीं, टिप्स और ट्रिक्स तो अब बताऊंगी मैं तुम्हें, इसी वीडियो के अंदर तुम्हें बताऊंगी सॉल्व करके तुम्हारे सामने कि कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे तुम्हारे लिए भी नया, मेरे लिए भी नया, मैं क्या प्रश्न पढ़ूंगी, कैसे पढ़ूंगी, वो सब चीजें बताते हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं बच्चा, तुम्हारे लिए बच्चा यहां पे सब बता रही हूं। सबसे पहले तुम्हें अगर कोई भी क्वेश्चन दिया है अनसीन पैसेज का, यानी कि तुम्हारे पास अपठित गद्यांश आता है, अनसीन पैसेज आता है, तो मैं पहले क्या करना है, पहले हमेशा प्रश्नों को पढ़ना है। हमेशा पहले क्या करोगे, क्वेश्चंस को पढ़ोगे। जब तुम क्वेश्चंस तुम्हें दे दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस को पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा ये वर्ड मिला हमें यहाँ पे, इस वर्ड को ही तो तुम पैसेज में ढूंढोगे। अगर पैसेज में 10 लाइन दी गई है तुम्हें, तो उस 10 लाइन में 10 वर्ड है, तो 10 वर्ड में 100 हो गए। उन 100 वर्ड को याद थोड़ी रखोगे, वहां तुम्हारे लिए याद नहीं करना है, समय का जो नजाकत है उसे देखते हुए, समय की नजाकत को देखते हुए जल्दी से आंसर देना है तुम्हें। तो ये पहली ट्रिक बता दी मैंने। तो सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चंस पढ़ोगे। क्वेश्चंस पढ़ते वक्त क्या ध्यान रखोगे कि जो वर्ड तुम्हें लग रहा है ना उसको अंडरलाइन कर लो, कि क्या पूछा गया है, उस प्रश्न में क्या पूछा गया है उसको सिर्फ अंडरलाइन करना। अंडरलाइन भी पेंसिल से करना, पेन से मत करना, कुछ लिख मत देना। लिखना कहां है, सिर्फ नोटबुक में लिखना है, आपके प्रश्न पत्र पर मत लिखना। अपनी जो आंसर शीट है उसमें ही लिखना, पीछे भले ही रफ वर्क लिख दो, उसके ऊपर लास्ट पेज पे रफ वर्क लिख दो, उसके ऊपर तुम्हें जो लिखना है, जैसे लिखना है लिख सकते हो। ठीक है, पहला प्रश्न पत्र पढ़ा, उसके बाद में पहले क्वेश्चंस को पढ़ा, क्वेश्चंस को पढ़ करके तुम्हें क्या करना है, उसे अंडरलाइन। दूसरी चीज है, फिर पैसेज को पढ़ोगे, फिर पैसेज को पढ़ोगे, और पैसेज को पढ़ने के लिए तुम्हें क्या करना है, उसे 2 बार पढ़ना है बेटा। एक बार में तो किसी को भी याद हो जाता तो वो रोबोट नहीं कहला जाता, तो इसलिए हमेशा 2 बार पढ़ना। चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, मैं भी 2 बार पढ़ती हूं, क्योंकि इससे हमारा टाइम जो है भले उस वक्त लग जा रहा है, लेकिन उत्तर लिखने में हम कभी भी गलती नहीं करेंगे। जहां आंसर के प्रेजेंटेशन की बात आती है वहां हम गलती नहीं करेंगे। हमने वाई को व्हाट नहीं पढ़ना है, हमने जो नाम है उसको दिया हुआ वही पढ़ना है। 2 बार पढ़ लिया, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद में आता है आपके पास में वोकैबुलरी का क्वेश्चन। एक फिक्स है, जो 7 नंबर का प्रश्न आता है, जो तुम्हारे 7 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं ना, जो 7 नंबर का तुम्हारा अनसीन पैसेज है, जैसे मैंने यहां बताया, इस 7 नंबर में 6 नंबर के कैसे कैसे होता है, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, 3 तो प्रश्न, और एक नंबर का आता है। ये क्या तुम्हारी जांचता है, वोकैबुलरी जांचता है। इस 1 नंबर में तुम्हारे हमेशा वो प्रश्न पूछा जाता है, तो पूछा जाता है इसका सिमिलर मीनिंग क्या है, यानी समानार्थक शब्द कौन सा दिया है पैसेज में, या पैसेज में ये वर्ड दिया है उसका मतलब क्या निकलेगा। जहां वो एक बच्चा जो है, हर एक बच्चा वो 1 नंबर छोड़ के आता है। आज इस क्लास में मैं तुम्हें बताऊंगी वो 1 नंबर भी तुम्हारा नहीं छूटेगा। कैसे पता करोगे, वो सब चीजें बताऊंगी मैं तुम्हें। ओके, तो यहां पे मैंने तुम्हें सब चीजें बता दी है। अब इनको अप्लाई करना है, इनको अप्लाई करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद में पैसेज को कम से कम 2 बार पढ़ोगे। पैसेज में जहां तुम्हें उत्तर मिलता जाए वहां पे उसे अंडरलाइन करना है, लिखना नहीं है, उसी वक्त लिखना नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रश्न पूछा कुछ और जा रहा होता है और तुम उसका आंसर कुछ और लिख के आ जाते हो, तो वो गलतियां नहीं करनी है तुम्हें। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न का जो वर्ड है, मैं प्रोनाउंस बताती हूं ना, जैसे भाई पूछ लिया, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली, है ना। सो अगर तुम्हें पूछ लिया ही गोज टू स्कूल डेली एट 7 AM, ठीक है। अब तुमने देखा वहां क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान देना बच्चा, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन दे रही हूं, लेकिन तुम्हें ध्यान देना इस प्रश्नों पे कि बच्चा बोला गया है वहां पे कि व्हेन डिड राम गो टू स्कूल, व्हेन डिड राम गो टू स्कूल। आपसे ये पूछ लिया व्हेन डिड राम गो टू स्कूल। अब तुमने तो सिर्फ राम पकड़ा और राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय लिख के आ गए। वो ये नहीं पूछा है, वहां पूछा राम से नहीं है, राम का तुम्हें सिनोनिम दिया गया था, इसलिए राम का प्रोनाउन वर्ड दिया है। प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन ही दिया है। तुम्हारा आंसर राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय नहीं है, राम को मत पकड़ो। तुम्हारे लिए वहां पे क्या है, दैट ही गोज टू स्कूल डेली एट 7 AM है। ये पूरा तुम्हारा आंसर है। यहीं पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, वो सोचते हैं जहां से शुरू हो रहा है वहां से खत्म करना है वहां तक। नहीं बेटा, वर्ड लिमिट यानी कि शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए तुम्हें उत्तर देना है, क्योंकि ये इंग्लिश का पेपर बहुत लंबा आता है, बहुत लंबा आता है, बहुत लंबा आता है, और आपको लिखने में हाथ दुखने लग जाते हैं। बच्चे बोलते हैं मैम लास्ट में जो प्रश्न था वो 6 नंबर का था, वो 4 नंबर का, वो मेरे से छूट गया। मैं कहती हूँ क्यों, क्योंकि तुमने वहां पर ज्यादा लिख दिया है ना। तो बोलते हैं हाँ मैम। मैंने कहा
वो 4 नंबर का प्रश्न तुमने ज्यादा लिखा, क्या वो 4 का 6 देगा? नहीं देगा ना, वो 4 में से 4 ही दे सकता है। तुमने वहां पर अपना समय क्यों खराब किया, क्यों टाइम वेस्ट किया? तुम्हें भी नहीं करना है। टाइम कैसे बचाना है, यहां पे देखो। अब मैं ला रही हूं तुम्हारे सामने पैसेज। सबसे पहले पैसेज, क्या पैसेज रीड करेंगे हम? नहीं रीड करेंगे। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मैं पहले बता देती हूँ एमसीक्यू वाला पैसेज है ना, मैं दोनों लेके आई हूँ। ये रहा हमारा एमसीक्यू वाला पैसेज। मैं पैसेज रीड नहीं कर रही हूं, तुम भी रीड नहीं करोगे। पैसेज देख लिया, क्वेश्चन देखो। सबसे पहले क्या पूछा है क्वेश्चन पूछा है प्राइमरी कॉज, प्राथमिक कारण। प्राइमरी का मतलब क्या होता है? प्राथमिक। तो क्या है प्राथमिक कारण? किसका प्राथमिक कारण? ग्लोबल वार्मिंग। अब ये तो वर्ड आपने सबने सुना है ना, ग्लोबल वार्मिंग तो वर्ड सुना है कि ये जो पर्यावरण में इतना हमारे आसपास में जितना भी चेंजेस आ रहे हैं उसके पीछे का प्राथमिक कारण क्या है? क्या वो वोल्केनिक एक्टिविटीज है, ज्वालामुखी के फूटने की वजह से हो रहा है? क्या डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों के काटने की वजह से हो रहा है? क्या वो सोलर रेडिएशन है, सन की जो यानी कि सूरज की किरणें हैं उसकी वजह से हो रहा है? या फिर ग्रीन हाउस गैस के एमिशन से? ग्रीन हाउस गैस आप भी वही लिखते हो है ना, ग्रीन हाउस को ग्रीन हाउस ही लिखा जाता है। उधर से जो गैस प्रवाहित होती है, एमिट होती है, प्रवाहित होती है, उसकी वजह से। प्रश्न देख लिया। अब तुम क्या करोगे? भागोगे वापस, ये फिर वापस, ये फिर वापस, ये नहीं। यहां पे भी तुम्हारे लिए एक और टिप और ट्रिक आता है। क्या आता है तुम्हारे लिए सबसे बड़ी ट्रिक? कि जो पहला प्रश्न है ना वो कहीं ना कहीं तुम्हें आगे वाली 2-3 लाइनों में उत्तर मिल जाएगा। जो दूसरा प्रश्न है वो बीच की 2-3 लाइन में उत्तर मिलेगा। जो तीसरा प्रश्न है वो नीचे। इसी तरीके से आपको देखना है। बट पहले आपने सिर्फ ये प्रश्न देखा, अब दूसरा प्रश्न देख लो, क्योंकि एमसीक्यू में सिर्फ 3 प्रश्न ही आएंगे। दूसरा प्रश्न देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, निम्नलिखित में से कौन सी गैसेस जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, योगदान देती है सिग्निफिकेंटली टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। किसमें योगदान देती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस का जो प्रभाव है उसमें योगदान देने वाली कौन सी गैस है? तो हमने पहले पढ़ लिया, दूसरा प्रश्न पढ़ लिया, तीसरा आता है व्हाट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, है ना। यहां पे उसके बारे में बता रहा है, पोटेंशियलिटी के बारे में। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि उसके पीछे का कॉन्सिक्वेंस मतलब उसका रिजल्ट का क्या कारण है वो पूछा गया। तो पहले अब आता है हम हमारे प्रश्न की तरफ। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन अर्थ्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, प्रिमिलरली द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। मेजर कारण क्या बताया? प्रिमिलरली का मतलब क्या होता है? प्राथमिक कारण। क्या बताया? एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज मैंने देख लिया। सच एज क्या क्या? कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है। कौन सी 2 गैसेज बता दी यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। हिंदी में बताना है, हिंदी में भी तो यही बोलते हैं मैडम जी, बिल्कुल हिंदी में भी यही बोलते हैं मेरा बच्चा। तुम्हें इंग्लिश और हिंदी में बहुत सारे शब्द सिमिलर दिखेंगे, बहुत सारे शब्द जो है वो एक जैसे दिखाई देंगे। दीज गैसेज ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर लीडिंग टू अ ग्रेजुअल राइज इन टेम्परेचर वर्ल्ड वाइड। ये क्या करती है? गैसेज अपने अंदर गर्मी भर लेती है और फिर वो क्या करती है? वो टेम्परेचर को बढ़ा देती है। राइज करना मतलब बढ़ा देना, ठीक है। द कॉन्सिक्वेंसेज, लास्ट में देखा था तुमने वर्ड कॉन्सिक्वेंसेस, वर्ड था कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसके परिणाम। तो ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ग्लोबल वार्मिंग के? इंक्लूड द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, यानी कि जो पोलर है हमारे ध्रुवीय एरिया है, ध्रुवीय वाला जो क्षेत्र है, ध्रुवीय क्षेत्र, वो ध्रुवीय क्षेत्र पे क्या हो रहा है? आइस मेल्ट हो रही है, यानी बर्फ का पिघलना हो रहा है। राइजिंग सी लेवल, उसकी वजह से बर्फ पिघल रही है। बर्फ पिघल के कहां आएगी? नदियों तक ही आएगी। पानी कहां बह के आएगा? नदियों का पानी बह रहा है। एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, और वेदर में देखो पता ही नहीं चलता है कब बारिश हो जाती है, कब सर्दी हो जा रही है, कब गर्मी हो रही है। सर्दियों का जनवरी तक अता पता नहीं है, गर्मियों का मार्च तक अता पता नहीं है, कभी भी बारिश हो रही है, सर्दी में भी बारिश हो रही है। तो ये सारे कारण बताए। एंड डिस्ट्रप्शंस इन इकोसिस्टम, और इसकी वजह से जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें वो क्या हो गया? बहुत ज्यादा खराब हो गया। अब आप वापस से ये एक बार और पढ़ लिया है ना, तुमने एक बार और पढ़ लेना, एक बार और पढ़ लिया। अब हमारे पास है प्राइमरी कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्या था? ग्रीन हाउस इमिशन। क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन। तो यहां पे तुमने जरूर से कमेंट सेक्शन में आंसर देना है बेटा, कमेंट सेक्शन में जरूर से आंसर देना है। क्या है आंसर? ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ग्रीन हाउस, हरित ग्रह जो है उसके जो गैस होती है उन गैसों का क्या होना? निकलना। एमिशन होना मतलब निकलना। दूसरा क्या था? फॉलोइंग गैसेस, कौन कौन सी गैसेस बताई थी हमने? 2 देखी है, देख लो वापस से, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इतना इजी, इतना आसान। भाई एग्जामिनर खुद कह रहा है कि मैं लुटाना चाहता हूं तुम्हारे पे नंबर, मैं तुम पे नंबर लुटाना चाहता हूं। एमसीक्यू में ये 3 नंबर मत गवा के जा, कि 3 नंबर को ध्यान से पढ़ ले, इन प्रश्नों को तेरे हो जाएंगे। और इसमें तो तुम्हें कहीं पे ग्रामर भी नहीं लिखनी है मेरा लल्ला, यहां तुम्हें कुछ भी नहीं करना, तुम्हें सिर्फ टिक करके आना। लेकिन हाँ याद रखना, तुम जब आंसर देते हो ना मेरा बच्चा,
तो तुम क्या करोगे, तुम लिखोगे जैसे क्वेश्चन 1 है ना, उसके 2, जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा क्वेश्चन 1 का 2 और 2 का तुम्हारा आंसर है जैसे सी है ना, तुमने सिर्फ सी लिख दिया। ऐसे इतनी सी गलती करके नहीं, इतना भी टाइम बचाना नहीं है। इस सी का आंसर क्या है, सी का आंसर पूरा लिखोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, पूरा पूरा लिख के आना है तुम्हें कि क्या है इसका आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी प्रश्न 1 का जो दूसरा प्रश्न है, उस दूसरे प्रश्न का सी ऑप्शन है, ऑप्शन का आंसर क्या है, पूरा पूरा लिख के आएगा मेरा बच्चा, वादा करो। क्योंकि यहाँ पे कई बार एग्जामिनर नहीं देख पाता है ना आंसर, उसे बार बार चेक करना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, देखते हैं नहीं देखते हैं। गलती किसी इंसान से हो सकती है, तुमसे भी हो सकती है कि तुमने यहाँ पे सिर्फ सी लिख दिया, ये सी किसका बन गया, 1 का बन गया क्या, है ना। तो ये गलती नहीं करना, पूरा पूरा इस परफॉर्मे में लिख के आना बेटा, नंबर नहीं कटेगा, मैं ये तुम्हें पूरा पूरा वादा करती हूँ। तो यहाँ पे देखो मीथेन तो दिया नहीं है, ऑक्सीजन का बात नहीं हुआ, नाइट्रोजन की बात नहीं हुई, हाइड्रोजन की नहीं हुई, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा प्रश्न का उत्तर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, और मैं ये मान के चल रही हूँ कि तुम सभी ने करेक्ट आंसर दिए होंगे बेटा। बस इसी जज्बे के साथ में एक बार अगर तुम्हारे पास ये थर्ड क्वेश्चन के बाद में एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैम ये 3 नंबर हलवा है हमारे लिए, हम चमका के आ जाएंगे, मचा के आ जाएंगे, फोड़ के आ जाएंगे, एक नंबर भी हमसे कोई इंग्लिश में छीन ले, बस इतना जज्बा रखना बेटा। मैं रात दिन एक करके तुम्हें पढ़ाऊंगी और पढ़ा रही हूं और पढ़ाती रहूंगी, बस तुम्हारा साथ चाहिए मुझे। क्या है पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, क्या बताया था, क्या बताया, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पोलर जो मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, राइजिंग सी लेवल, समुद्र का जो लेवल है उसका ऊपर उठ जाना, एक्सट्रीम वेदर और डिस्ट्रप्शन इन इकोसिस्टम। देखो अब हमको क्या क्या मिला है, मेल्टिंग पोलर आइस, स्टेबल वेदर पैटर्न्स नहीं, डिसरप्शंस था वहां पे, रिड्यूस हरिकेन इंटेंसिटी नहीं, डिक्रीज्ड सी लेवल, सी लेवल मत देख बच्चा, सी लेवल मत देख, सी लेवल के आगे क्या लिखा है, डिक्रीज, वहां क्या लिखा था, राइज, राइज मतलब होता है बढ़ना, यहां डिक्रीज मतलब होता है घटना। सी लेवल देख के सही कर दिया होगा तो गलत हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ये भी गलत है क्योंकि शब्दों के साथ खेल के तुम्हें फंसा दिया, शब्दों के साथ खेल के। राइज मतलब होता है उठना और डिक्रीज मतलब कम करना होता है, तो यहां करेक्ट आंसर क्या हो गया, मेल्टिंग पोलर आइस कैप्स, मेल्टिंग पोलर आइस कैप्स। ये 3 नंबर अगर तुमने बिल्कुल बिल्कुल सही कर दिए बच्चा, मेरे लिए एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम ये तीनों प्रश्न के उत्तर हमने सही दिए, और अनसीन पैसेज जो ये 3 नंबर के एमसीक्यू में आएंगे हम वो पूरा पूरा करके आएंगे, हम वो पूरा पूरा क्वेश्चन करके आएंगे, कोई भी एक प्रश्न को भी नहीं छोड़ के आएगा। मैं इसमें 3 के अलावा भी प्रश्न लाई हूं, मैं ज्यादा प्रश्न लाई हूं ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। ये देखो, व्हाट रोल डू ओशियंस प्ले इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ओशियंस की वजह से क्या आता है रोल, सिर्फ प्रश्न देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करवा दी है। इसका उत्तर तुम्हें देना है कमेंट सेक्शन में, इसका उत्तर तुम दोगे कमेंट सेक्शन में। और लास्टली तुम्हारे पास में एक और प्रश्न आता है, Which human activities are major contributor, योगदान देती हैं, कौन सी मानव की कौन सी की हुई क्रियाएं हैं, कौन सी क्रियाएं हैं जो कि योगदान देती है किसमें, रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो ज्यादा बढ़ती हैं, ग्रीन हाउस जो गैसेस है वो ज्यादा फैल रही हैं, ज्यादा बढ़ रही है, उसका एमिशन ज्यादा हो रहा है, उसके पीछे क्या है, हम लोग प्लांट कर रहे हैं ट्रीज, मुझे बताओ जो ग्रीन हाउस है उसका प्रभाव ही गलत है, तो हम ट्रीज को बढ़ा रहे हैं, इस वजह से उसका थोड़ी ना होगा, ये तो कतई गलत हो जाएगा, है ना। रिसाइकलिंग तो अच्छी चीज है, रिसाइकलिंग भी अच्छी चीज है, रिसाइकल करना मतलब किसी चीज को वापस से उपयोग में ले लेना, उसका उपयोग कर लेना, ये भी गलत हो गया। अब मैंने तुम्हें बता दिया है ना, यूजिंग सोलर एनर्जी, नहीं पढ़ा तुमने वापस पैराग्राफ, सोलर एनर्जी को यूज करेंगे उससे तो हमारे पर्यावरण को बहुत फायदा होगा, हम किसी भी ईंधन का नुकसान नहीं कर रहे हैं, तो क्या ये इसका कारण है, नहीं, क्या है, बर्निंग फ्यूजल फॉसिल फ्यूल्स, जो हमारे पास में ईंधन है हम उसका बहुत ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं, और उसके जलने की वजह से, उसके बर्न करने की वजह से, उसके जलने की वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसकी रिलीज में भी बढ़ाव हो रहा है। तो यहां पे मैंने तुम्हें सब बता दिया है, ये तो हुआ सिर्फ एमसीक्यू का पार्ट, यानी 3 नंबर पक्के मेरे बच्चे के, और मेरा बच्चा हर वक्त ये याद रखेगा कि इंग्लिश में फुल मार्क्स ला करके रहेंगे, लाएंगे, दिलवा रही हूं मैं, तुम्हें साथ देना है, बस दैट्स इट। आगे आते हैं हम उस प्रश्न की तरफ जहां अब तुम्हें लिखना होता है, जहां तुम्हें लिखना होता है, क्या लिखना होता है बेटा, आंसर लिखना होता है, क्योंकि 2 अनसीन पैसेज आते हैं, मैंने क्या बताया, 2 अनसीन पैसेज आएंगे तुम्हारे पास में, तो दूसरा जो अनसीन पैसेज है वो ये रहा तुम्हारे पास में, ठीक है। अभी रुक जाओ, तुमको ये तो मैं पहले पूरा सॉल्व करवाऊंगी, पहले पूरा सॉल्व करवाऊंगी, प्रश्न देखना, उत्तर भी दिया है पर पहले सिर्फ प्रश्न देखेगा मेरा बच्चा, सिर्फ प्रश्न देखेगा, खुद की तरफ ईमानदारी रखते हुए सिर्फ प्रश्न देखना, है ना। तो यहां पे आता है तुम्हारे लिए, मैं इसको थोड़ा सा वो भी कर दूंगी,
चलो, तुम मेरे साथ में नहीं कर सकते ऐसा कुछ भी, मैं तुम्हारा आंसर ही छुपा दूंगी। ये लो, तुम्हारा आंसर छुपाया हम। काहे मैडम जी से कोनो पंगा नहीं। चलिए आ जाइए मेरा बच्चा, मेरा लल्ला, आजा आजा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, पहले, अरे कहा बच्चा, देखो पहला प्रश्न है, मेंशन 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन एलिफेंट्स ट्रंक। ट्रंक मतलब कि उसकी सूंड, तो एलिफेंट की ट्रंक जो है उसके 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस बताने। यानी कहीं ना कहीं इस पैसेज में तुम्हें किसके बारे में बताया, वो खुद बता रहा है कि तुम्हें पैसेज पढ़ना है। वो खुद क्या कह रहा है, वो कह रहा है ले एमसीक्यू भी ले प्रश्न भी ले तू पैसेज भी ले, अब ढूंढने का कष्ट कर दे, सिर्फ ढूंढ ले बेटा। और ये लो ढूंढ लिया तुमने। मेंशन 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन एलिफेंट्स ट्रंक, यानी एलिफेंट का जो ट्रंक है, यानी कि उसकी जो सूंड है, उसकी क्या 2 इंपॉर्टेंट कार्य है, क्या 2 महत्वपूर्ण कार्य है, क्या 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो बताना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द एलिफेंट यूज हिज ट्रंक व्हेन ही इज एंग्री। जब वो गुस्सा होता है तो एलिफेंट अपने ट्रंक का यूज कैसे करता है, उसका प्रयोग कैसे करता है। तीसरा प्रश्न, व्हाई डू सम पीपल किल द एलिफेंट। यहां पे बताना है तुम्हें, कुछ लोग एलिफेंट्स को यानी हाथी को क्यों मार देते हैं, क्या वजह है, क्यों पूछा है, वाई मतलब क्यों है। नेक्स्ट आता है, गिव द पैसेज अ सूटेबल टाइटल। टाइटल पूछ लिया बेटा तुम्हें कि अगर तुम्हें पूछा जाए कि इस पैसेज का क्या टाइटल दोगे तो तुम क्या दोगे। और नेक्स्ट आता है, वर्ड्स इन द पैसेज व्हिच आर द अपोजिट ऑफ। कई बार तुम्हें अपोजिट पूछा गया है, कई बार तुम्हें क्या पूछा गया है, सिमिलर भी पूछा गया। सिमिलर की जगह तुम्हें पूछ लिया मीन्स, है ना, कोई शब्द दे दिया और कह दिया व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है। तो इस तरीके से ये 1 नंबर का प्रश्न तुम्हारे वोकैब का है, जो छोड़ के आ जाता है बच्चा नहीं छोड़ेगा। आज मुझे वादा कर कि मैम आप सिखाओ, आप हमारे को बताओ, हम करने को तैयार। अभी एग्जाम में बहुत दूरी है, हमारे पास में पूरे दिन है, हम कर लेंगे उसको। तो चलिए पहला हम पढ़ते हैं। देखो पहला क्या, 2 इंपॉर्टेंट एलिफेंट के 2 इंपॉर्टेंट यूज ऑफ क्या है, फंक्शंस ऑफ ट्रंक। ठीक है, एलिफेंट इज द ओनली एनिमल विद द ट्रंक। एलिफेंट एक ऐसा एनिमल है जिसके पास में क्या है, ट्रंक है, सूंड है। इट यूजेस, आया इट यूजेस इट्स ट्रंक। अब तुमने अगर ये लिख दिया कि पहली वाली लाइन, क्योंकि एलिफेंट भी देखा तुमने, ट्रंक भी देखा तुमने, पहले लाइन लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद में एलिफेंट के लिए तुम्हारे क्या यूज किया गया, ये इट यूज किया गया। एलिफेंट के लिए क्या यूज किया, इट यूजेस इट्स ट्रंक। तो आंसर वो पहली लाइन नहीं है, ये लाइन है। इट यूजेस इट्स ट्रंक इन मेनी वेज। कैसे, इट पुल्स लीव्स ऑफ ट्रीज विद इट्स ट्रंक। वो क्या करता है, पत्तियों को खींच करके तोड़ता है, देन पुट्स देम इनटू इट्स माउथ, और अपने मुंह में डाल देता है। इट कैन इवन इट्स यूज टू गेट वेट वाटर। और दूसरा काम क्या है, सूंड से पानी पीना। वो सूंड से क्या करता है, पानी पीता है। ओके, तो अब हमने 2 चीजें देख ली। आंसर देखते हैं बेटा जी। आंसर क्या है हमारा, आंसर ये रहा, पुलिंग डाउन लीव्स फ्रॉम द ट्रीज एंड टू हेल्प द एलिफेंट ड्रिंक वाटर। दोनों आंसर आ गए। पहला आंसर क्या आया, पहला आंसर आया पुलिंग डाउन लीव्स फ्रॉम ट्रीज। देखो ये रहा तुम्हारा, पुल लीव्स ऑफ ट्रीज आ गया तुम्हारे पास में। दूसरा क्या है, हेल्प द एलिफेंट ड्रिंक वाटर। हेल्प द एलिफेंट ड्रिंक वाटर कहां था, इट्स ट्रंक टू गेट वाटर। बस आपने 1-2 शब्द और ऐड किए और आंसर बना दिया। दूसरा प्रश्न क्या था हमारा, दैट हाँ व्हेन ही इज एंग्री, तो वह ट्रंक से क्या करता है। तो देखो, द ट्रंक कैन होल्ड अ लॉट ऑफ more than pints of water every day. When an elephant is angry, elephant जब गुस्सा है, its trunk can be dangerous, तो वो dangerous हो सकती है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे इतना सा आंसर लिख के आ जाओगे, नहीं है ना। अब it can be dangerous, आंसर देखेंगे हम इसका फटाफट से। आंसर क्या बन जाएगा, elephant attack its enemy with its trunk when he is angry। क्या करता है वो एंग्री होता है तो अटैक कर देगा, बहुत सारे लोगों के ऊपर अटैक कर देगा, है ना, जब को परेशान किया जाएगा। क्या यहां पे लिखा हुआ है, नहीं। द टस्क ऑफ एन एलिफेंट आर रियली इट्स फ्रंट टूथ एंड पीपल पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर आइवरी ऑफ एन एलिफेंट्स टस्क। टस्क के लिए मतलब कि वो दांत के लिए पूछा जा रहा है कि जो एलिफेंट की टस्क है ना, वो बहुत, जो पहला जो क्या कहते हैं, एक दांत होता है, वो जो दांत है उसके लिए लोग उसको क्या करते हैं, मार देते हैं। एंड पीपल पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर आइवरी ऑफ एन एलिफेंट्स टस्क। जो एलिफेंट्स की टस्क होती है उसकी आइवरी के लिए बहुत ज्यादा पैसे देने के लिए, जैसे सांप होता है
है, सांप की केंचुली के लिए लोग उसे पाने के लिए बहुत पैसे दे देते हैं। वैसे ही एलिफेंट जो है उसकी टस्क है, उस टस्क का आइवरी पार्ट जो उसकी ऊपर की लेयर है वो उसके लिए क्या कर सकते हैं, बहुत पैसा दे सकते हैं। अफ्रीका मैन हैव हंटेड एलिफेंट्स फॉर देयर टस्क। अफ्रीका के जो इंसान है, अफ्रीका में जो रहने वाले आदमी है, वो क्या करते हैं, वो एलिफेंट का इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि उनका टस्क का क्या कर सके, स्मगलिंग कर सके, उसे बेच सके। आइवरी फ्रॉम टस्क इज मेड इनटू मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। और ये जो आइवरी बनती है उसमें दांत में से जो निकलता है उसका क्या करता है, बहुत ब्यूटीफुल चीज है। जैसे आपने सुना होगा मम्मी के हाथी दांत की चूड़ी होती है, वो हाथी दांत का चूड़ी मतलब समझ रहे हो, ये आइवरी टस्क है, ये आइवरी टस्क। इट हैज बीन ईजी फॉर मैन टू ट्रेन एलिफेंट्स इन एशिया। एशिया में इंसानों को बहुत आसानी से उन्होंने क्या कर दिया, एलिफेंट्स को क्या करके रखा हुआ है, आराम से अपने अंदर टेम करके, कंट्रोल करके, नियंत्रण करके उनको अपने पास में रखा हुआ है। दे यूज एलिफेंट्स टू कैरी हैवी थिंग्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। और एशिया में लोग क्या करते हैं, अफ्रीका में तो क्या करते हैं समझ में आ गया, एशिया में लोगों ने क्या किया है, एलिफेंट्स को अपना इसलिए बनाया हुआ है, ट्रेन इसलिए किया है ताकि वो अपना जो भी सामान है उसको लाद सके, उसके ऊपर फेंक सके, उसके ऊपर डाल सके और लंबे टाइम तक कहीं बाहर जाना है। पहले तो ट्रेन वेन हुआ नहीं करती थी, पहले एयरप्लेन नहीं हुआ करते थे, तो पहले क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस को, दूरी को पूरा करने के लिए, लंबी दूरी को पूरा करने के लिए और इतना सारा सामान लाद कर ले जाने के लिए क्या करते थे, इसका यूज यानी कि एलिफेंट का यूज किया जाता था। ठीक है, अब यहां कहीं पे भी लिखा है क्या कि इंसानों का गुस्सा, इंसानों जब कुछ गड़बड़ कर देते हैं इंसानों के कारण वो गुस्सा हो जाता है, नहीं तो आया ना ऐसा प्रश्न तुम्हारा, तुम क्या सोच रहे हो, सीधा सीधा हर प्रश्न इसमें से आ जाएगा, हम तो देखेंगे कहां क्या लिखा है, बस लिख के आ जाएंगे। तो आपने लिख दिया व्हेन एन एलिफेंट इज एंग्री इट्स ट्रंक कैन बी डेंजरस। ये प्रश्न नहीं था, ये प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि जब क्या करता है, हाउ डज द एलिफेंट यूज अस, वो अपनी ट्रंक को कैसे यूज करता है, तो अटैक करने में क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें, अपने मन से दिमाग से यूज करते हुए, कुछ कॉमन सेंस का यूज करते हुए, कि अगर तुम्हारे पास में एलिफेंट है, उसे कोई छेड़ रहा है तो क्या करता है, सबसे पहले सूंड हिला के उसको उड़ा देता है, तो अटैक करता है अपने एनिमी पे। समझ में आया, हर प्रश्न का उत्तर सीधा सीधा मिले जरूरी नहीं, अपना कॉमन सेंस वहां पे यूज करके आएगा मेरा बच्चा, और जब मेरा बच्चा ये करके आएगा ना तो उसको विश्वास होगा सिर्फ खुद पे ही नहीं और आगे भी विश्वास होगा कि मैंने ये कर लिया है, मैं नेक्स्ट प्रश्न भी कर सकता हूं। नेक्स्ट प्रश्न देखो तुम्हारा, व्हाई डू सम पीपल किल द एलिफेंट्स, अभी हमने क्या पढ़ा था, आइवरी टस्क के लिए, तो बस यही उसका उत्तर हो जाएगा। सम पीपल किल द एलिफेंट फॉर द सेक ऑफ आइवरी, किसके लिए, फॉर द सेक ऑफ आइवरी। सेक मतलब बोलते हैं ना जैसे भगवान के लिए, है ना, दोस्ती के नाते, बोलते हैं ना, मम्मी बोलती है कि मैं तुम्हारी मां हूं उसके नाते, तो फॉर द सेक ऑफ गॉड बोला जाता है, फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप बोला जाता है, मतलब इसके नाते उसके नाते। तो यहां पे आइवरी लेने के लिए, सिर्फ आइवरी लेने के लिए क्या कर देते हैं, उनको मार दिया जाता है, एलिफेंट्स को मार दिया जाता है। गिव द पैसेज अ सूटेबल टाइटल। अब मेरा सारा बच्चा जितना प्रेजेंट है यहाँ पे बच्चा, एक एक बच्चा यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताएगा उनके अकॉर्डिंग इस पैसेज में किसकी बात की गई है, एलिफेंट की बात की गई है, तो एक एक बच्चे का कमेंट चाहिए मुझे कि इसका सूटेबल टाइटल क्या है, एलिफेंट है, क्या है, एलिफेंट है। अब आओ तुम नेक्स्ट पे, यहां पे भी मुझे एक एक बच्चा प्लीज, गलत हो सही हो, तुम मेरे सामने कर रहे हो, तुम्हें कोई जज नहीं कर रहा है, तुमने गलती की मैं तुम्हें सुधारूंगी, तुमने सही किया मैं तुम्हें अप्रिशिएट करूंगी, मैं तुम्हें अब बताऊंगी कि बिल्कुल बहुत अच्छा किया है बेटा, तालियां बजाऊंगी तुम्हारे लिए जब तुम एग्जाम दे करके, और वो हमारा रिएक्शन वाला वीडियो बन रहा है ना बेटा, जब तुम एग्जाम दे करके बाहर निकलोगे और वहां पे ये कह दोगे ना कि मैम बहुत अच्छा पेपर हुआ है, जिसको भी कहा रिएक्शन वीडियो में बहुत अच्छा पेपर हुआ है, क्योंकि हमने इतनी आसानी से इंग्लिश नहीं पढ़ी थी जितनी आसानी से मैम ने पढ़ा दी थी, और जज्बा दिला दिया था, जोश दिला दिया था कि हम कर सकते हैं इसको भी, बस ये वाली बात कर दोगे ना, मेरे दिल में बहुत तसल्ली मिल जाएगी, बहुत तसल्ली मिलेगी मुझे कि बच्चे ने कर दिखाया। शायद मैं उस दिन आंखों से मतलब बोलते ना कि खुशी के आंसू आ जाए मेरे आंखों में कि बच्चों के, क्योंकि मैं देख रही हूं कि सारे बच्चे एग्जाम्स के बाद में कितना खुश हो जाते हैं। मुझे वो देखना है कि अंग्रेजी जिसको तुम बहुत बड़ा भूत मान लेते हो, जिसको तुम मतलब बहुत डरते हो, उसके बाद में तुम्हारे खिलते हुए चेहरा देखना चाहती हूँ। बस वही की तैयारी कर रहे हैं हम। यहाँ पे लास्ट एक नंबर का प्रश्न आता है, जैसे मैंने तुम्हें बोला वो क्या में से प्रश्न आता है बेटा, और वो प्रश्न हो सकता है कि इसका सिमिलर मीनिंग बता दो, या तो यानी शब्द दिया हुआ है, जैसे यहाँ शब्द दिया है पुश और सेफ, इसका सिमिलर या इसका उल्टा बताना है ना। तो पुश का मतलब देखो कुछ याद नहीं आ रहा है, पैसेज में नहीं समझ में आ रहा है, दरवाजे को हम धक्का मारते
खींचते, वहां पे तुमने देखा होगा पुश और पुल लिखा होता है। तो पुश है यानी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा पुल हो जाएगा। सेफ है, कोई चीज अच्छी है, सेफ है, खतरे से बाहर है, तो खतरा क्या हो गया, खतरा डेंजरस हो गया। सो खतरा डेंजरस हो गया और इसका पुश का क्या हो गया, अपोजिट हो गया पुल। बट याद रखना अपोजिट पूछे तो मतलब होता है विलोम का, लेकिन जब सिमिलर पूछे तो समानार्थी बेटा, समानार्थी मतलब होता है उसका। तो यहां पे आज हमने पूरे पूरे कितने कर लिए बेटा, 10 नंबर कर लिए। 10 नंबर बहुत बड़ा मायने रखता है बेटा, बहुत मायने रखता है। मैंने जितना इजीली तुम्हें करवा करके बताना चाहा उतना ही इजी करवा दिया। एक बार फिर से मैं यही कहूंगी कि यहाँ पे एग्जामिनर खुद क्वेश्चंस देता है, खुद तुम्हें पैसेज देता है, वो तुम्हें खुद मदद कर रहा है कि ले बेटा प्रश्न, ले बेटा आंसर भी ले ले, लेकिन उस वक्त सिर्फ तुम्हें चालाकी से पढ़ना है, समझना है, कॉमन सेंस का यूज करना है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि अनसीन पैसेज कौन सा आएगा। कोई ये कह नहीं सकता है कि अनसीन पैसेज ये वाला आएगा, तो सभी के लिए वो नया है, तो हर एक के लिए नया है, तो हमें भी उसे क्या करना है, उसके ऊपर बिल्कुल एकदम अच्छे से परफॉर्म करके आना है और अच्छे से फाड़ के आना है पेपर में कि ये करेक्ट होगा। कहीं पे भी ग्रामेटिकल मिस्टेक की तो जरूरत ही नहीं है कि होगी, क्योंकि तुम्हें यहां सब कुछ दिया जा रहा है, यहां तो ग्रामेटिकल मिस्टेक भी नहीं हो सकती है। तो ये वाली बात आज समझ में आ गई है। 10 नंबर हमने अपने मुट्ठी में कर लिए। आगे भी धीरे धीरे मैं सारे प्रश्नों के उत्तर बताती जाऊंगी, कैसे कहां पे क्या करना है, कैसे तुम्हारे नंबर तुम्हारे हाथों में है, और तुम्हें वहां पर अपने आप को बस दिखा के आना है कि मैंने कर लिया है, मैंने पढ़ा है और मैं वहां पे करके आया। ठीक है, इसी के साथ में मैं यहां पे आपसे लेती हूं अलविदा। और मैं ये सोचती हूं कि आप अनसीन पैसेज के रोज अनसीन पैसेज के 2, एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम 2 दिन प्रैक्टिस करोगे, बस यहीं से तुम्हारा काम बन जाएगा। कहां से प्रैक्टिस करें मैम, तो PYQs में से। नहीं पता है मैम PYQs कहां है, मेरी क्लास में आ जाना तुम 7 बजे, मैं वहां पे अनसीन पैसेजेस करवाऊंगी तुम्हें और वहां पे सोल्यूशन करवा दूंगी तुम्हें। बेटा सब कुछ मिलेगा तुम्हें, आपको आना है बस क्लास में 7 बजे। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए टड़ास, बाय बाय।